है गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आरके। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हमने पार्ट ए माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के सब टॉपिक सैनिटरी सर्वे, बैक्टीरियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑफ वाटर as well as 4.2 microorganisms other than coliforms as a nuisance organisms के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं 4.1 बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग मेथड। इस टॉपिक में हमें यह स्टडी करना है कि वाटर की क्वालिटी चेक करने के लिए और वाटरबॉर्न डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए वाटर सैंपल को कैसे कलेक्ट करें और उसके बाद उसमें बैक्टीरियल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। अगर पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड होगा, मतलब कि पीने योग्य पानी, तो अल्टीमेटली ये वाटरबॉर्न डिसीज को प्रिवेंट करेगा। वाटरबॉर्न डिसीज इज कोज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स और पैथोजेंस। माइक्रोब से जो डिसीज होते हैं एंड इंडिकेशन, मतलब कि इंडिकेटर का डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, ये सब सैनिटरी माइक्रोबायोलॉजी के मेजर पार्ट्स हैं। वाटर का आमतौर पर इंडिकेटर माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस की प्रेजेंस के लिए, फिकल कंटामिनेशंस के लिए टेस्ट किया जाता है। चलो फिर देखते हैं कि बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए वाटर सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी कंडीशंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल को स्टेराइल बोतल में कलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद सैंपल उस सप्लाई का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जहाँ से उसे कलेक्ट किया गया है, जहाँ से उसे लिया गया है। देन थर्ड वन इज, जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग दी सैम्पलिंग एंड आफ्टर दी सैम्पलिंग, सैंपल कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। सो कंटामिनेशन ऑफ द सैंपल मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर सैम्पलिंग। देन फोर्थ वन इज, द सैंपल शुड बी टेस्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर कलेक्शन, मतलब कि सैंपल कलेक्शन के बाद जितनी जल्दी हो सके उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। देन अगर सैंपल के एग्जामिनेशन यानी कि जांच में डिले होती है, देरी होती है, तो इसे 0 और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पे स्टोर कर देना चाहिए, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सैंपल स्टैटिक कंडीशन में होता है, यानी कि उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता और कोई भी चेंजेस नहीं होते। देन आफ्टर द रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ ए प्लेट काउंट टू डिटरमाइन ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। प्लेट काउंट एक रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो वाटर सैंपल में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो निर्धारित करते हैं। अब सभी को पता है कि प्लेट काउंट में हम क्या करते हैं। एक अगार प्लेट पे वायर लूप से लूपफुल सैंपल लेकर प्लेट पे स्टिकिंग करते हैं और आफ्टर इंक्यूबेशन प्लेट पर हमें जो भी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, जो भी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए हैं, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। हियर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर पॉसिबल वाटर कंटामिनेशन इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड प्लेट मेथड। Second one is the most probable number, it means MPN procedure. Then third one is membrane filter method and fourth one is the ONPG and MUG test. तो यहाँ पे हमें वाटर कंटामिनेशन चेक करने के लिए कौन कौन सी माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे यूज कर सकते हैं, उस सारी टेक्निक को हमें इन डिटेल स्टडी करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो अलग अलग टेक्निक्स है वो एग्जाम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। इन द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट उसे SPC टेक्निक्स भी कहा जाता है, विच इज यूज्ड टू एसे द टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन। एलिकोट ऑफ वाटर सैंपल इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ ट्रिप्टोन ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट अगार प्लेट और न्यूट्रिएंट अगार प्लेट्स एंड इंक्यूबेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 72 and 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट ऐसे टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इस टेक्निक में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्टोन ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट अगार प्लेट या फिर न्यूट्रिएंट अगार प्लेट लेनी है। इसके बाद उसकी सरफेस पे 0.1 ml वाटर सैंपल का एलिकोट लेकर स्प्रेडर की हेल्प से स्प्रेड करना है। देन आफ्टर 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इंक्यूबेट करेंगे तो उसे 72 आवर्स तक रखना पड़ेगा, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे इंक्यूबेट करते हैं तो उसे 24 आवर्स तक रखना पड़ेगा। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें प्लेट की सरफेस पे नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑब्जर्व होगी अगर हमारे सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो,
और वो सारे ऑर्गेनिजम्स मतलब कि टोटल वायबल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑब्जर्व होंगे अगार प्लेट की सरफेस पे। और इस टेक्निक से हमें कोलीफॉर्म को अदर स्पीसीज से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली अगर हम उसे देखेंगे तो सिमिलर ही दिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकली हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस स्टेप्स इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। इस टेक्निक से हमें जस्ट बैक्टीरिया की टोटल नंबर ऑफ वायबल पॉपुलेशन ही डिटेक्ट होगी। देन स्टैंडर्ड प्लेट काउंट हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इस इमेज में, दोनों टेक्निक से। फर्स्ट जो है द पोर प्लेट मेथड एंड सेकंड टेक्निक है द स्प्रेड प्लेट मेथड। दोनों मेथड में फर्स्ट स्टेप में हमें हमारा वाटर सैंपल ही इनोक्यूलेट करना है। या तो हम एलिकोट 1.0 ले सकते हैं 1.0 ml और 0.1 ml ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एम्प्टी प्लेट में इनोक्यूलेट करना है। पोर प्लेट मेथड में हमें एम्प्टी प्लेट में वाटर सैंपल को इनोक्यूलेट करना है और यहाँ पे हमें वाटर सैंपल को इनोक्यूलेट करना है, लेकिन उसमें सॉलिड मीडियम होना चाहिए। सो सॉलिड मीडियम कंटेनिंग प्लेट में हमें इनोक्यूलेट करना है। सो ये जो है स्प्रेड प्लेट टेक्निक है और ये जो है वो पोर प्लेट मेथड से। यहाँ पे हम एलिकोट 1.0 और 0.1 ml भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0.1 ml एलिकोट लेना है। सो पहले हम पोर प्लेट मेथड देखते हैं। यहाँ पे आफ्टर इनोक्यूलेशन हमें यहाँ पे मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार जो है उसे ऐड करना है। देन उसे इस तरीके से रोटेट करके उसे प्रॉपर मिक्स करना है। देन आफ्टर उसके बाद इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे और दूसरे दिन कॉलोनीज ऑब्जर्व होगी इस प्लेट में हमें। सो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट से यहाँ पे क्या होगा, जब हम दूसरे दिन कॉलोनीज ऑब्जर्व करते हैं तो हमने यहाँ सैंपल के साथ ही मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार मिक्स कर दिया था, इसलिए कॉलोनीज जो है वो सॉलिड मीडियम के अपर सरफेस पर तो ग्रो होगी और उसके साथ साथ इनसाइड भी ग्रो होगी। सो हियर कॉलोनीज ग्रो इन एंड ऑन सॉलिडिफाइड मीडियम। देन स्प्रेड प्लेट मेथड देखते हैं। यहाँ पे हमें आफ्टर सैंपल इनोक्यूलेशन सैंपल को स्प्रेडर की हेल्प से पूरी तरह से सरफेस पे स्प्रेड कर दिया है। देन आफ्टर सैंपल को सिर्फ सरफेस पे ही स्प्रेड करना है, इसलिए आफ्टर इंक्यूबेशन जो भी कॉलोनीज ग्रो होगी वो सरफेस पे ही ग्रो होगी, सरफेस के इनसाइड ग्रो नहीं होगी, राइट। सो ये जो कॉलोनी है यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे ही ग्रो होगी, ओनली ऑन सरफेस ऑफ द मीडियम, मतलब कि कॉलोनीज मीडियम के सरफेस पे ही ग्रो होगी, मीडियम के इनर साइड पे ग्रो नहीं होगी। और ये जो पोर प्लेट मेथड है वहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है कंप्लीटली इनोक्यूलम के साथ मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जूम करके दिखाया गया है वो कॉलोनीज जो है वो सैंपल के इनर साइड भी ग्रो हुए हैं और सैंपल के सरफेस पर भी ग्रो हुए हैं। सो ये था स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। देन सेकंड प्रोसीजर है द मोस्ट प्रोबेबल नंबर प्रोसीजर, इट्स कॉल्ड MPN प्रोसीजर। सो MPN टेक्निक से हमें क्या पता चलता है, MPN टेक्निक से हम सैंपल में से वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेंट्रेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। इस मेथड में टेस्ट ट्यूब की सीरीज होगी जिसमें लिक्विड इंडिकेटर ग्रोथ मीडियम होगा। हमें उसमें हमारे वाटर सैंपल के डिफरेंट एलिकोड्स ऐड करने होंगे। यहाँ पे जो ग्रोथ मीडियम है वो लिक्विड इंडिकेटर ग्रोथ मीडियम है, मतलब कि ये जो टेस्ट है वो स्पेशली कोलीफॉर्म को इंडिकेट करती है। अगर हमारे वाटर सैंपल में कोलीफॉर्म प्रेजेंट हो गए तो ये टेस्ट हमें डिटेक्ट करके बताएगी कि आपके वाटर सैंपल में कोलीफॉर्म प्रेजेंट है। यहाँ पे जब हम वाटर सैंपल को लिक्विड इंडिकेटर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं तो आफ्टर इंक्यूबेशन पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव रिएक्शन आएगा, राइट। सो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन आते हैं उसके बाद हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को एक रेफरेंस स्टैटिस्टिकल टेबल है जिसे हम MPN टेबल भी कहते हैं। सो उसके साथ वेरीफाई करके काउंट करना है कि कितने पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव है। जो भी पॉजिटिव है उसके बेसिस पे हमें सैंपल में से इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स के मोस्ट प्रोबेबल नंबर पता चलेंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायबल काउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल। और MPN टेस्ट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। ये जो टेस्ट है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट है प्रिजम्पटिव टेस्ट, सेकंड है कंफर्म टेस्ट एंड थर्ड वन इज कंप्लीट टेस्ट। सो इस प्रोसीजर में हमें ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करने होगी। इसके बाद हमें कंफर्म होगा कि हमारे सैंपल में कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं। तो चलो फिर देखते हैं फर्स्ट टेस्ट जो है वो प्रिजम्पटिव टेस्ट।
प्रिजम्पटिव टेस्ट इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कॉलीफॉर्म इन अ वाटर सैंपल। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो टेस्ट है एम्पियन टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट, वो कॉलीफॉर्म के डिटेक्शन के लिए ही यूज होता है। फॉर एस्टिमेशन ऑफ कॉलीफॉर्म्स हमें यहाँ पे लैक्टोज कंटेनिंग ब्रॉथ मीडियम यूज करना है। जनरली मैकोंकी ब्रोथ मीडियम भी आप यूज कर सकते हैं। मैकोंकी ब्रोथ मीडियम जो है उसमें जो इंडिकेटर प्रेजेंट है वो है ब्रोमोक्रेसोल पर्पल, ये डाई है जो इंडिकेट करके दिखाता है हमें कि इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो हम टेस्ट ट्यूब्स में ये जो ब्रोथ ऐड करेंगे उसके साथ साथ हमें डरहाम्स ट्यूब भी ऐड करनी है, लेकिन उसे इन्वर्टेड पोजीशन में ऐड करनी है, यानी कि उल्टी ऐड करनी है। अगर गैस प्रोडक्शन होता है तो वो डरहाम्स ट्यूब्स जो हमने ऐड की है वो उसमें गैस प्रोडक्शन होता है तो उसमें बबल डिटेक्ट होगा। देन द कलर ऑफ मीडिया चेंजेस इनटू येलो। जनरली आप सबको पता है कि मैकोंकी ब्रोथ का कलर है जो है, लैक्टोज ब्रोथ का कलर है वो पिंकिश कलर होता है। अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए तो येलो कलर, पिंकिश कलर में से येलो कलर में चेंजेस आ जाएगा। और डरहाम्स ट्यूब में गैस कलेक्ट होगा, सो डरहाम्स ट्यूब में हमें बबल्स दिखाई देगा, गैस प्रोडक्शन होगा तो बैक्टीरिया आर एज्यूम टू बी कॉलीफॉर्म। Number of positive tubes are counted and referred to the standard chart to find MPN of total 100 ml of water sample। यहाँ पे आगे मैंने बताया कि कितने टेस्ट पॉजिटिव है कितने टेस्ट नेगेटिव है वो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, और जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे ट्यूब्स के अंदर, हमें जितने भी पॉजिटिव टेस्ट दिखाई देंगे उसे हम एम्पियन टेबल के साथ कंपेयर करेंगे, और एम्पियन टेबल हमें नंबर बताएगा कि आपके 100 ml वाटर सैंपल में कितने नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रिजम्पटिव टेस्ट की पूरी की पूरी प्रोसीजर मैंने दिखाई है। आगे मैंने बताया कि एम्पियन प्रोसीजर में टोटल 3 टेस्ट है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिजम्पटिव टेस्ट को इन डिटेल, और इस टेस्ट को हम इमेज थ्रू डिस्कस करते हैं। सो पहले हमें क्या करना है, टोटल 15 टेस्ट ट्यूब का सेट लेना है। देन आफ्टर उसे 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये जो फर्स्ट 5 है उसमें हमें वाटर सैंपल कितना ऐड करना है, 10 ml। सो इनोक्यूलेट 10 ml इन ईच ट्यूब। अनदर जो 5 का ग्रुप है उसमें हमें वाटर सैंपल ऐड करना है 1 ml। और इसके अलावा ये जो 5 सेट्स है उसमें हमें इनोक्यूलेट ऐड करना है, मतलब कि वाटर सैंपल ऐड करना है 0.1 ml। सो यहाँ पे हमने 3 सेट्स लिए हैं, 5 टेस्ट ट्यूब के 3 सेट्स है। उसमें जो 10 ml वाला जो सेट है वो डबल स्ट्रेंथ वाला है DS, और इसके बाद रिमेनिंग 2 सेट्स है वो सिंगल स्ट्रेंथ वाला है, उसे SSB कहते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हम जो 10 ml, 1 ml और 0.1 ml वाटर सैंपल ऐड करते हैं उसे हम स्टेराइल पाइपेट से उसके लिए हम स्टेराइल पाइपेट्स यूज करेंगे, और इसके बाद उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स तक। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें रिजल्ट ऑब्जर्व होगा। अगर इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने जो वाटर सैंपल लिया है पॉन्ड वाटर सैंपल है, अगर इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए तो ये पहले मैकोंकी अगार वाला, मैकोंकी ब्रोथ वाला था, तो मैकोंकी ब्रोथ का कलर है पिंक। आफ्टर इंक्यूबेशन कॉलीफॉर्म का रिएक्शन होगा, और इसके बाद हमें जो रिजल्ट ऑब्जर्व हो गए वो रिजल्ट कलर चेंज हो गए पिंक में से येलो कलर। सो यहाँ पे हमें जो भी पॉजिटिव टेस्ट है उसमें येलो कलर दिखाई देगा, और नेगेटिव टेस्ट है उसका कलर पिंक का पिंक ही रहेगा। और यहाँ पे हमने डरहाम्स ट्यूब भी ऐड की हुई है। सो डरहाम्स ट्यूब में अगर गैस प्रोडक्शन होगा इट मीन्स कॉलीफॉर्म ने गैस प्रोडक्शन किया होगा, सो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट डिटेक्ट करेगा। इसके बाद हमें कितने पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उसके नंबर्स रिकॉर्ड करने हैं, और उसको हमें इस चार्ट जो है उसे एम्पियन टेबल कहते हैं, वो स्टैंडर्ड चार्ट है, उसके साथ कंपेयर करना है कि अगर फर्स्ट सैंपल नंबर 1 जो है उसमें हमें 10 ml इनोक्यूलेशन किया था, तो उसमें 2 टेस्ट ट्यूब है वो पॉजिटिव है, 1 ml में 3 टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव है, 0.1 ml में अगर 1 टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव है उसमें एसिड और गैस प्रोडक्शन हुआ है, तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 100 ml में हमारे पास जो भी सैंपल है उसके 100 ml में टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स कितने हो गए, 36 जितने प्रेजेंट हो गए। सो इस टाइप का स्टैंडर्ड चार्ट है जिसके साथ हमें कंपेरिजन करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्पियन प्रोसीजर का रिजल्ट हमें कैसे डिटेक्ट करना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ 10% गैस और मोर इन डरहाम्स ट्यूब within 24 to 48 hours together with turbidity in the growth mediums and the color change in the medium constitutes a positive presumptive test for coliform bacteria and hence for the possibility of fecal pollution। यहाँ पे जो ये रिजल्ट आपको ऑब्जर्व होते हैं, सो पहले तो पहला रिजल्ट क्या है, उसका कलर चेंज होगा आफ्टर 24 to 48 आवर्स के बाद, और
डरहाम्स ट्यूब में भी गैस प्रोडक्शन होता है, तो ये जो है पॉजिटिव रिजल्ट डिटेक्ट करता है और पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर कोई भी गैस प्रोडक्शन नहीं हुआ है डरहाम्स ट्यूब में और कलर चेंज भी नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो येलो कलर चेंज है मतलब कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, और इसमें कोई कलर चेंज नहीं है आफ्टर इंक्यूबेशन, मतलब कि ये टेस्ट नेगेटिव है। इसके बाद आफ्टर प्रिजम्पटिव टेस्ट के बाद हमें सेकंड टेस्ट करनी है जिसका नाम है कन्फर्म टेस्ट। कन्फर्म टेस्ट ये हमें कन्फर्म करके बताएगा, बिकॉज समटाइम्स प्रिजम्पटिव टेस्ट में भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, क्योंकि कई सारे स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो भी कलर चेंज करके दिखाते हैं, यानी कि रिएक्शन होता है और पिंक में से येलो कलर प्रोडक्शन हो जाता है, गैस प्रोडक्शन हो जाते हैं। सो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये कोलिफॉर्म का ही रिजल्ट है, इसलिए हमें सेकंड कंफर्म टेस्ट करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सो प्रिजम्पटिव टेस्ट के बाद हमें सेकंड टेस्ट करनी है, वो है कंफर्म टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट में जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उसमें से हमें सैंपल लेके फुल सैंपल लेके उसे EMB प्लेट यानी कि ईओसिन मिथिलीन ब्लू प्लेट जो एक डिफरेंशिएट मीडिया है उस पर हमें स्ट्रिकिंग करना है। So confirm test is done to determine that the coliforms are of fecal origin or not and they are E. coli or not। और खास करके हमें ये बताएगा कि कोलिफॉर्म में से ये जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो E. coli है या नहीं है। For this positive presumptive test are inoculated in selective media, like हमें यहाँ पे selective media यूज करना है जो पर्टिकुलर E. coli को डिटेक्ट करेगा, कोलिफॉर्म को डिटेक्ट करेगा। इसके लिए हमें EMB अगार को यूज करना है जिसका फुल फॉर्म है ईओसिन मिथिलीन ब्लू। उसको हमें इंक्यूबेट करना है 44.5 डिग्री सेल्सियस पे एंड 37 डिग्री सेल्सियस पे, जो हमें अलग अलग रिजल्ट दिखाएंगे। प्रेजेंस ऑफ टिपिकल कॉलोनीज एट 37 डिग्री सेल्सियस कंफर्म्स पॉजिटिव कोलिफॉर्म टेस्ट एंड दोज एट 44.5 डिग्री सेल्सियस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ E. coli। अगर 44.5 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे इंक्यूबेट करेंगे तो हमें E. coli एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसका रिजल्ट ऑब्जर्व होगा, ग्रीन मेटालिक शीन दिखाई देगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कंफर्म टेस्ट की प्रोसीजर है। पहले तो हमें EMB प्लेट प्रिजम्पटिव टेस्ट में से जितने भी पॉजिटिव ट्यूब्स है वो कलेक्ट करके उसमें से लुकफुल EMB प्लेट पे हमें स्ट्रिकिंग करना है, उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स तक। और अनदर टेस्ट ट्यूब में से जो हम अलग प्लेट्स बनाते हैं, डुप्लीकेट्स बनाते हैं, तो उसको हमें 44.5 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स तक इंक्यूबेट करना है। देन आफ्टर इंक्यूबेशन हमें रिजल्ट ऑब्जर्व करना है। टिपिकल कॉलोनीज मीडिया पे ग्रो होगी। ब्लू ब्लैक विथ ग्रीन मेटालिक शीन कॉलोनीज इंडिकेट करती है कि आपके सैंपल में E. coli प्रेजेंट है, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो वन टाइप ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ही है। चलो देखते हैं कि कैसे रिजल्ट दिखाई देते हैं इस कंफर्म टेस्ट के। पॉजिटिव टेस्ट मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैस इन लैक्टोज ब्रोथ एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ कोलिफॉर्म लाइक कॉलोनी ऑन द EMB अगार इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेंबर ऑफ द कोलिफॉर्म ग्रुप इन द सैंपल एग्जामाइन। यहाँ पे आप जो रिजल्ट देख सकते हैं वो है E. coli के जो ग्रीन मेटालिक शीन ऑब्जर्व होते हैं। अगर E. coli बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए तो ये ग्रीन मेटालिक शीन देंगे। सो कोलिफॉर्म प्रोड्यूस कॉलोनीज विथ ग्रीन मेटालिक शीन विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम नॉन कोलिफॉर्म कॉलोनीज। अगर कॉलोनीज नॉन कोलिफॉर्म हो गई तो वो ग्रीन मेटालिक शीन नहीं दिखाएंगे। नेगेटिव रिजल्ट्स द एब्सेंस ऑफ गैस फॉर्मेशन इन लैक्टोज ब्रोथ और द फेल्यूर टू डेमोन्स्ट्रेट कोलिफॉर्म लाइक कॉलोनीज ऑन EMB अगार। इसके बाद कंफर्म टेस्ट के बाद हमें लास्ट जो टेस्ट करनी है उसका नाम है कंप्लीट टेस्ट। सो पहले तो हमारे लिए क्वेश्चन होगा कि हमने पहले प्रिजम्पटिव टेस्ट किया, उसके बाद कंफर्म भी कर लिया, तो अब क्या बाकी है। सो कंप्लीट टेस्ट क्यों परफॉर्म करना है, व्हाई कंप्लीट टेस्ट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस टेस्ट हेल्प टू फर्दर कंफर्म डाउटफुल एंड इट्स डिजायर पॉजिटिव कंफर्म टेस्ट रिजल्ट। सो कंप्लीट टेस्ट से हमें फाइनली कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, इसमें जो इस वाटर सैंपल में जो कंटामिनेशन है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे सब कल्चर टिपिकल कॉलोनीज इन लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम्स एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड 44.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें फिर से वो EMB की प्लेट पे से कॉलोनी लेके लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम जो है उसमें इनोकुलेट करना है, और इसके साथ साथ हमें एनागार की प्लेट में भी उसे स्ट्रिकिंग करना है ताकि हम ग्राम शेनिंग करके कंफर्म कर सके कि E. coli की प्रेजेंस है। अगर E. coli ही प्रेजेंट हो गई तो उसमें से लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम में हमें क्या रिजल्ट दिखाई देगा, एक तो कलर चेंज होगा पिंक टू येलोइश कलर, एज वेल एज गैस प्रोडक्शन भी होगा। ये रिक्वायरमेंट है सारी की सारी जो कंप्लीट टेस्ट के लिए चाहिए। पेट्री प्लेट से टेस्ट ट्यूब, सैम्पलिंग बोतल, स्टेराइल, मैकोम क्योर लैक्टोज ब्रोथ, EMB अगार, डरहाम्स ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, वाटर सैंपल्स, देन
हाउ टू परफॉर्म कंप्लीट टेस्ट। पहले तो इनोकुलेट करना है कॉलोनी को। ये कॉलोनी हमें कहाँ से लेनी है, जो EMB प्लेट पर ग्रोथ हुआ है, ग्रीन मेटालिक शेन ऑब्जर्व किया था ना हमने। सो वहाँ से हमें कॉलोनी लेकर, फुल कॉलोनी लेकर उसे लैक्टोज ब्रोथ के अंदर इंक्यूबेट करना है, और लैक्टोज ब्रोथ के साथ साथ उसमें डरहाम्स ट्यूब भी है। देन आफ्टर सब कल्चर दी कॉलोनी और न्यूट्रिएंट अगार प्लेट्स। इसके साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पर भी ये कॉलोनी लेकर उसे प्रॉपर स्ट्रिकिंग करना है। देन आफ्टर इंक्यूबेट द ब्रोथ कल्चर्स एज वेल एज न्यूट्रिएंट प्लेट को हम 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे, और जो ब्रोथ कल्चर है उसको हम 37 डिग्री सेल्सियस एंड 44.5 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे। अगर इकोलाई होगा तो उसे ज़्यादा इंक्यूबेशन टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद हमें एग्जामाइन करने हैं कि क्या रिजल्ट आएंगे। अगर कंफर्म कोलीफॉर्म हो गए तो एसिड और गैस प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे हम जो बात करते हैं कलर चेंज की, पिंक टू येलो कलर, इट मीन्स यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन होता है। जब एसिड प्रोडक्शन होता है तब उसमें से पिंक टू येलो कलर का चेंजेस आएगा। और न्यूट्रिएंट अगार इज यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग एंड फॉर इम्विक टेस्ट। इम्विक टेस्ट जो है वो बायोकेमिकल टेस्ट है। सो हम इससे भी कंफर्म कर सकते हैं 100% कि उसमें कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म है या नहीं। चलो फिर देखते हैं कि ये जो कंप्लीट टेस्ट है उसका रिजल्ट कैसे डिटेक्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ गैस इन द लैक्टोज ब्रोथ ट्यूब एंड ग्राम नेगेटिव। अगर हम एन अगार पे स्ट्रिकिंग करेंगे तो हमें ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व होंगे, रोड शेप के, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इस तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होगा। एन मतलब कि एन अगार के प्लेट पर से हमें कॉलोनी लेकर उसका ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करना है। इसके बाद हमें इस टाइप के ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। इट मीन्स 100% ये इकोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोलिफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देन आफ्टर अगर ग्रोथ एब्सेंस होगा और गैस प्रोडक्शन नहीं होता है, इट मीन्स ये टेस्ट नेगेटिव है। एब्सेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव, नॉन स्पोरिंग, रोड शेप, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व नहीं होते, इट मीन्स उसमें उस वाटर सैंपल में कोलिफॉर्म का कंटामिनेशन नहीं है, बट उसके अलावा अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगी जो वाटर बॉर्न डिसीज कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये था मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN प्रोसीजर, सेकंड टेक्निक्स। देन आफ्टर हमें थर्ड टेक्निक्स देखनी है, द मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड इज अ कॉमन एंड ऑफन प्रीफर्ड मेथड। इसको हम क्यों प्रीफर्ड करेंगे वो अभी आप जान जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी रैपिड टेक्निक्स है। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड, उसका नाम ही है मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। इट मीन्स हमें इस टेक्निक में मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करना है। सो often preferred method of evaluating the microbiological characteristics of water. Water sample is drawn through a thin sterile membrane filter that has pore about 0.45 pm. It means picometer in diameter and is capped in a special filter apparatus containing in a suction flask. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास जो टेस्टिंग के लिए वाटर सैंपल है उसको हमें इस मेम्ब्रेन फिल्टर में से पास आउट करना है, जिसकी पोर साइज है 0.45 पाइकोमीटर। इट मीन्स अगर वाटर सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी पोर साइज बहुत ही स्मॉल है, 0.45 पाइकोमीटर्स है। सो हमें यहाँ पे पहले तो मेम्ब्रेन फिल्टर में से हमारा सैंपल पास आउट करना है। देन आफ्टर क्या होगा तो कि बैक्टीरिया अगर वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे तो मेम्ब्रेन फिल्टर में से पास आउट नहीं हो पाएंगे और मेम्ब्रेन फिल्टर की सरफेस पर ही वो ट्रैप हो जाएंगे। देन आफ्टर हमें इस मेम्ब्रेन फिल्टर को कहाँ पे रखना है, ताकि स्टेराइल एब्जॉर्बेंट पैड प्रीवियसली सैचुरेटेड विद सिलेक्टिव डिफरेंशियल लिक्विड मीडियम, जो बैक्टीरिया का फूड मटेरियल्स है वो पहले से ही हमें उसमें सैचुरेट करके प्रिपेयर करके रखना है, और डायरेक्ट ये मेम्ब्रेन फिल्टर जो है उसको हमें इस पैड के ऊपर रख देना है। देन आफ्टर इंक्यूबेशन 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स तक हमें इंक्यूबेशन प्रोवाइड करना है इस पैड को। और दूसरे दिन हमें क्या ऑब्जर्व होगा तो कि इस मेम्ब्रेन फिल्टर पे अगर मेम्ब्रेन फिल्टर पे अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होके एंट्रेप हो गए होंगे तो बैक्टीरिया को ये टाइप का मीडियम हम देंगे, सामने से हम प्रोवाइड करते हैं, तो आफ्टर 24 आवर्स उसमें से बैक्टीरियल ग्रोथ ऑब्जर्व होगा। उसको हम इमेज के साथ देखते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड में हमें क्या करना है, पहले तो इसमें जो भी वाटर सैंपल है उसको हमें, ये जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर है, राइट, फोर्सेप्स से उसे यहाँ पे हमें स्टैंड बाय रखना है और वाटर सैंपल को हमें इस मेम्ब्रेन फिल्टर में से फिल्टर आउट करना है, पास करना है। तो ये जो फिल्टर आउट है वो एकदम प्योर वाटर होगा, लेकिन मेम्ब्रेन फिल्टर में एंट्रेप कौन हो जाएंगे, बैक्टीरिया। अगर वाटर में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर में एंट्रेप हो जाएंगे। देन आफ्टर हमें
फोर्सेप की हेल्प से इस मेम्ब्रेन फिल्टर को कोई पेट्री प्लेट में भी, अगर आपके पास रेडीमेड पेट्री प्लेट है जिसमें एनागार का मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो उसमें भी डायरेक्ट आप रख सकते हैं इस मेम्ब्रेन फिल्टर को। और इसके बाद हमें उसे इंक्यूबेशन प्रोवाइड करना है 24 आवर्स तक का। देन आफ्टर अगर इस फिल्टर के अपर लेयर पे, अपर सरफेस पे अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो इसे हम मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी हेल्प से ये बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो होगी। सो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस वाटर सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है। ये हमें जनरली नंबर बताएंगे कि इसमें कितने टाइप के माइक्रोब्स प्रेजेंट है। जिस टाइप का हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे उसी टाइप के, उसके अनुरूप यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो होगी। सो ये था मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। उसकी प्रोसीजर में है अल्टरनेटिवली दिस मेम्ब्रेन फिल्टर हैविंग अ बैक्टीरिया ऑन इट्स सरफेस। अगर हम उसमें से हमारा सैंपल पास आउट करते हैं तो मेम्ब्रेन फिल्टर के सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। देन आफ्टर हमें उसे कोई अगार प्लेट में रख देना है और उसको 35 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स तक इंक्यूबेशन प्रोवाइड करना है। स्पेशली कॉलीफॉर्म ग्रुप्स को हमें चेक करना है, इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर 35 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ग्रो होंगे। अगर रिजल्ट में हमें 100 ml सैंपल मानो कि हमें 100 ml सैंपल को उसमें से फिल्टर आउट किया है, अगर 100 ml सैंपल में से हमें 1 से भी ज़्यादा कॉलोनी दिखाई देगी, इट मीन्स इट मे बी अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये जो वाटर सैंपल है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सेफ है नहीं। दिस मेथड अलाउस द रैपिड डिटेक्शन ऑफ टोटल कॉलीफॉर्म्स, फिकाल कॉलीफॉर्म्स एज वेल एज फिकाल स्ट्रेप्टोकोकाई। इस मेथड से हमें सब ऑर्गेनिजम्स का डिटेक्शन हो जाएगा, टोटल कॉलीफॉर्म्स, फिकाल कॉलीफॉर्म्स एज वेल एज फिकाल स्ट्रेप्टोकोकाई बाय द प्रेजेंस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक कॉलोनीज ऑन द डिफरेंशियल मीडिया। यहाँ पे हम जो अगार प्लेट प्रोवाइड करते हैं उसमें हम डिफरेंशियल मीडिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रो हो पाए। लाइक सो ये जो मेथड है वो रैपिड मेथड है। सो ये था मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। इसके बाद फोर्थ मेथड है ONPG एंड MUG टेस्ट। ONPG मतलब कि ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल 3D गैलेक्टोपाइरिनोसाइड एंड MUG मतलब कि 4 मिथाइलम बेलिफेराइल पैरा डी ग्लूक्यूरोनाइड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो टेस्ट है वो भी रैपिड टेस्ट ही है, लेकिन यहाँ इस टेस्ट से हम कंफर्म कह सकते हैं कि वाटर सैंपल में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ पे आपको लगता होगा कि कब से हम कॉलीफॉर्म्स के बारे में ही क्यों बात करते हैं। वाटर में डिसीज कोज करने के लिए कॉलीफॉर्म एक ही थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया भी है, लेकिन कॉलीफॉर्म्स को हम यहाँ पे इसलिए सेंटर पॉइंट रखते हैं क्योंकि मेजोरिटी वाटरबोर्न डिसीज जो स्प्रेड होता है वो कॉलीफॉर्म की वजह से ही होता है। इसलिए मेजोरिटी वाटर सैंपल में पहले तो हम यही डिटेक्शन कर लेते हैं कि कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है कि नहीं। कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है तो 100% फिकाल कंटामिनेशन है, वो हम कह सकते हैं। अब इस टेस्ट में क्या करना है, इस टेस्ट में हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमें पहले तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ को इनोकुलेट करना है। बहुत ऑब्वियस है, बैक्टीरिया ग्रो करना है। सो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए हमें उसका फेवरेट फूड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बैक्टीरिया का फेवरेट फूड क्या है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे और 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें पहले तो क्या इनोकुलेट करना है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ को हम इनोकुलेट करेंगे। इसके बाद उसमें हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे ONPG और अनदर टेस्ट ट्यूब है उसमें हम MUG सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। ONPG मतलब कि ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल 3D गैलेक्टोपाइरिनोसाइड एंड MUG अनदर टेस्ट ट्यूब है उसमें हम MUG सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, तो कि इसके बाद हमें वाटर सैंपल इनोकुलेट करना है। पहले हमें टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस ये दोनों सबस्ट्रेट ऐड कर दिए हैं और उसके बाद हम अपना वाटर सैंपल ऐड करेंगे। देन आफ्टर उसे प्रॉपर इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे विथ टेम्परेचर विथ आवर्स। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें दूसरे दिन रिजल्ट ऑब्जर्व होंगे। तो अगर इस वाटर सैंपल में कोलीफॉर्म प्रेजेंट है तो ये कोलीफॉर्म के पास कैपेसिटी है एंजाइम सिक्रेशन की। अगर ये कोलीफॉर्म इंक्यूबेशन के बाद ये कोलीफॉर्म ग्रो हो गए तो वो एंजाइम सिक्रेट करेंगे 3 गैलेक्टोसिडेज। अगर वो ये एंजाइम सिक्रेट करता है 3 गैलेक्टोसिडेज तो वो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट ONPG को हाइड्रोलिसिस करेगा। ONPG का हाइड्रोलिसिस करेगा। अगर ONPG हाइड्रोलाइज हुआ तो टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाएगा, वो येलो कलर का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो येलो कलर का प्रोडक्ट हमें जब भी दिखे तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि इसमें कोलीफॉर्म ही है, क्योंकि कोलीफॉर्म ने कौन सा एंजाइम सिक्रेट किया हुआ है, 3 गैलेक्टोसिडेज। अगर कोलीफॉर्म कई सारे कोलीफॉर्म्स ऐसे हैं जो 3 गैलेक्टोसिडेज एंजाइम सिक्रेट नहीं करते तो वो 3 ग्लूक्यूरोनिडेज एंजाइम सिक्रेट करेंगे।
अगर कोलिफॉर्म प्रेजेंट है और उन्होंने 3 ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम का सिक्रेशन किया, इट मीन्स ये जो एंजाइम है वो कौन से सब्सट्रेट को हाइड्रोलाइज करेगा, MUG को। वो MUG को हाइड्रोलाइज करेगा और ब्लू फ्लोरेसेंट प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑब्जर्व होगी। यहाँ पे मैंने ये रिजल्ट दिखाए हैं। ये जो है ONPG जो येलो कलर का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, मतलब कि ये पॉजिटिव टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है वो ब्लू कलर का फ्लोरेसेंट है, बराबर, प्रेजेंस ऑफ ब्लू फ्लोरेसेंस, मतलब कि ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है और ये जो है वो नेगेटिव टेस्ट है। सो यहाँ पे कोलिफॉर्म के पास स्पेसिफिक एंजाइम सिक्रेशन की कैपेसिटी है, हमें बस उसे ही चेक करना है। सो ये भी रैपिड टेस्ट है और यहाँ पे क्लियर डिटेक्ट हो जाएगा कि अगर कलर चेंज होगा मतलब उसमें 100% कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी, और अगर कलर चेंज नहीं होगा तो उसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया नहीं है, बट उसके अलावा कोलिफॉर्म के अलावा और कई सारे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट कोलिफॉर्म डिटेक्शन के लिए ही है। सो दिस 4 टेक्निक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस। इसके बाद हम 4.2 देखते हैं। 4.2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर देन कोलिफॉर्म्स एज अ न्यूसेंस ऑर्गेनिजम्स। अब हम पहले कोलिफॉर्म के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया। कितने सारे एनालिसिस टेक्निक्स है जो कोलिफॉर्म को ही डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाटरबॉर्न डिसीज के लिए सिर्फ कोलिफॉर्म से रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कई सारे न्यूसेंस ऑर्गेनिज्म से वो वाटरबॉर्न डिसीज कोज करते हैं। सो यहाँ पे हमें कोलिफॉर्म्स के अलावा कौन कौन से बैक्टीरिया के अलावा आल्गी भी प्रेजेंट होती है, समटाइम्स वायरस भी प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को कंटामिनेट करते हैं। सो इसके बारे में हमें स्टडी करना है, क्योंकि कब से हम कोलिफॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोलिफॉर्म के अलावा भी कोलिफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स ने कोलिफॉर्म के ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है, बट वो भी ह्यूमन के इंटेस्टाइनल ओरिजिन में उसका हैबिटेट्स भी होता है और एज वेल एज वाटरबॉर्न डिसीज भी कोज करते हैं। सच एज कोलिफॉर्म के अलावा और एक ऑर्गेनिज्म है, वो है फिकाल स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कोलिफॉर्म ग्रुप में शामिल नहीं है, लेकिन वो वाटरबॉर्न डिसीज कोज करते हैं। Other than intestinal microorganisms such as intestinal viruses are frank pathogens, open pathogens है और वायरस तो इजीली डिटेक्ट भी नहीं होते, can cause serious disease. Still other microbes are regarded mainly as a nuisance organism. So coliforms के अलावा कई सारे nuisance organisms है जो waterborne disease cause करते हैं। हमें यहाँ पे ये सब organisms को डिस्कस करना है, because they create problems of odor। वो वाटर का ऑर्डर चेंज कर देते, वाटर का कलर चेंज कर देते थे और टेस्ट एंड ऑल्सो कोज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर फ्लो। सो पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो है फिकाल स्ट्रेप्टोकोकाई। दे आर एंटेरिक बैक्टीरिया। एंटेरिक मतलब कि उसका जो हैबिटेट्स है वो इंटेस्टाइन में है, फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। स्ट्रेप्टोकोकाई फिकालिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप। मेजोरिटी अगर स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप में से अगर वाटरबॉर्न डिजीज डिटेक्ट होता है तो मेनली स्पीसीज स्ट्रेप्टोकोकाई फिकालिस ही है, और अनदर स्पीसीज भी है, स्ट्रेप्टोकोकाई फिशियम है, स्ट्रेप्टोकोकाई बोविस है, जो भी वाटरबॉर्न डिसीज कोज करते हैं। देन आफ्टर, because fecal streptococci, particularly Streptococcus ficalis, abundantly present in the large intestine of human, their occurrence in water is indicative fecal pollution। अगर हम वाटर में ये डिटेक्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, इट मीन्स 100% वाटर में फिकाल पोल्यूशन हुआ है। देन सेकंड है स्लाइम फॉर्मिंग बैक्टीरिया। कई सारे बैक्टीरिया है जिसके पास स्लाइम प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। सो अल्टीमेटली वो भी वाटर का टेक्सचर बिगाड़ देते, वाटर का ऑर्डर भी बिगाड़ देते। मैनी बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ इलाबोरेटिंग गमी और मिसलेजिनियस मटीरियल्स। कई बैक्टीरिया के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, इधर कैप्सुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं या तो फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्सक्रीशन प्रोडक्शन करते हैं। और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वाटर which provide nutrients for the bacteria help to determine whether slime is produced and what microbes are responsible for its production। So ये जो slime producing bacteria है वो भी nuisance organism ही है, क्योंकि वो भी water को contaminate करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं iron bacteria। Iron bacteria is the most important type of nuisance microbes because they transform soluble compound of iron to insoluble compounds। ये बैक्टीरिया का रोल क्या है? तो ये बैक्टीरिया वाटर में जो soluble compounds है आयरन soluble, उसको ट्रांसफर कर देते हैं insoluble compounds like ferric hydroxide में, which may be deposit in a sheath around the microbes। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जो आयरन जो है वो डिपोजिट होता है। डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल इन द पाइपिंग सिस्टम, जहाँ से वाटर फ्लो पास होता है वो पाइपिंग सिस्टम में उसका एक्यूमुलेशन होता है, may eventually have a significant effect on the rate of water flow
अल्टीमेटली वाटर फ्लो में भी उसका इफेक्ट होगा। और आयरन बैक्टीरिया कैन ऑल्सो प्रोड्यूस स्लाइम, डिस्कलर ऑफ वाटर एंड कोज अनडिजायरेबल वाटर इन टेस्ट। सो ये भी डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया है जो वाटरबॉर्न इन्फेक्शन कोज करते हैं। देन आफ्टर सल्फर बैक्टीरिया, सम ऑफ दी सल्फर बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड टॉलरेटिंग एक्सट्रीम एसिडिटी। सल्फर बैक्टीरिया के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कि अगर वाटर में सल्फर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वाटर में एसिड प्रोडक्शन करेंगे। इट मीन्स वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है जिनमें से थायोबैसिलस। थायोबैसिलस का वर्क क्या है, थायोबैसिलस एलिमेंटल सल्फर का ऑक्सीडेशन करके वाटर में जो सल्फर प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन करके उसमें से कन्वर्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि कंप्लीट एसिडिक प्रॉपर्टी है उसकी। सो वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी और कंप्लीट पीएच 1 हो जाएगी। समटाइम्स सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया लाइक डिसल्फोविब्रियो जो रिड्यूस करेंगे सल्फेट को और उसमें से कन्वर्ट होगा अनदर सल्फर कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप सभी को पता है कि अगर वाटर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होगे तो पहले तो उसका ऑर्डर चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा, वाटर कंप्लीटली ब्लैकनिंग हो जाएगा। सो ब्लैक कलर का वाटर, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। सो सल्फर बैक्टीरिया यदि वाटर में प्रेजेंट है तो वो भी वन टाइप ऑफ न्यूसेंस ऑर्गेनिज्म ही है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टीज, वाटर के पीएच को चेंज कर देते हैं, इस वेल एज वाटर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, क्योंकि एसिडिक प्रोडक्शन भी करते हैं एज वेल एज हाइड्रोजन सल्फाइड का भी प्रोडक्शन करते हैं। देन आफ्टर आल्गी, यहाँ तक हमने बैक्टीरिया की बात की। अब आल्गी भी है, वो कुछ कम नहीं है, वो भी एक न्यूसेंस ऑर्गेनिज्म ही है, क्योंकि आल्गी का प्रोडक्शन पहले तो कहाँ होता है, वाटर में सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए तभी आल्गी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मेजोरिटी आल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है अपना फूड बनाने के लिए। इसलिए आल्गल ग्रोथ ऑफन रिजल्ट्स, जिस वाटर पे सनलाइट का एक्सपोजर होगा वहाँ पे हमें आल्गल ग्रोथ दिखाई देगा। और अगर अकरेंस ऑफ आल्गी इन वाटर इज मच लाइक द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन अ गार्डन, जिस तरह से गार्डन में वीड्स का ग्रोथ होता है उसी तरह से वाटर में आल्गल का ग्रोथ होता है, वो एकदम से अनयूजुअल है। चलो देखते हैं कि आल्गी जो है वो वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते हैं। द न्यूसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टर्बिडिटी, डिस्कलरेशन, ऑर्डर और वाटर का टेस्ट भी चेंज कर देते हैं। और अगर इस आल्गी कंटेनिंग वाटर को हम प्यूरिफाई भी करने की कोशिश करें तो फिल्टर का पोर साइज जो है उसे ब्लॉक कर देगी। इट मीन्स क्लॉगिंग ऑफ फिल्टर। सो algae are frequently the primary cause for the clogging of filter during the water purification। अगर इस टाइप के वाटर को हम प्यूरिफाई भी करना चाहे तो भी वाटर प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते। खास करके डायटम्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट। डायटम्स जो है ग्रीन एज वेल एज ग्रीन और येलो algae है वो वाटरबॉर्न इन्फेक्शन कोज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Aside from this nuisance characteristic, some algae are capable of producing substance toxic to humans and animals। algae जो है ओनली एंड ओनली वाटर की टर्बिडिटी, डिस्कलरेशन, ऑर्डर और टेस्ट चेंज नहीं करती, इसके साथ साथ कई सारे algae ऐसी भी है जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। सो अल्टीमेटली ह्यूमन और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है। देन अनदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो वायरस। यस, वायरस जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो गई तो कई सारी एनालिसिस टेक्निक है जिनमें से हम फटाफट से डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये जो वाटर सैंपल है उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सो ये वाटर सैंपल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ नहीं है। लेकिन वायरस का डिटेक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। मैनी वायरसेस आर नॉन टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम ह्यूमंस थ्रू द इंटेस्टिनल ट्रैक एंड दिस मे फाइंड देयर वे वाया सीवेज इनटू सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कई सारे वायरस है वो सीवेज सोर्स थ्रू भी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर एंटर हो सकते हैं। एंटेरोवायरसेस आर वन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सीवेज। सीवेज सैंपल में मेजोरिटी जो वायरस फाउंड होता है वो है एंटेरोवायरसेस। दे इंक्लूड पोलियो, कॉक्सिस्की एंड इकोवायरस। देन द वायरस दैट कॉजेस इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर एंड सेलफिश। मेजोरिटी अभी तक हमें इतना ही पता है कि भाई बैक्टीरिया थ्रू वाटरबॉर्न डिसीज होते हैं, algae थ्रू भी वाटरबॉर्न डिसीज होते हैं, लेकिन वायरस भी कुछ कम नहीं है। वायरस थ्रू भी वाटरबॉर्न डिसीज हो सकते हैं और खास करके पॉल्यूटेड वाटर में हेपेटाइटिस वायरस पाया गया है जो वाटरबॉर्न डिसीज कोज करने के लिए मोस्ट इफेक्टफुल है। एंड अकरेंस ऑफ दिस डिसीज हैज बीन ट्रेस्ड टू दिस सोर्सेज। Then considerable research is underway for the development of the routine test method for the detection of virus in water and wastewater। जनरली कंसिडरेबल रिसर्च मतलब कि जनरली हम कोई भी नॉर्मल एनालिसिस टेस्ट से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इस वाटर सैंपल में वायरस प्रेजेंट है कि नहीं।
So at the same time more attention is being given to the assessment of the effectiveness of water treatment process because उसमें वायरस भी प्रेजेंट हो सकते हैं for the removal and inactivation of virus. वायरस को रिमूव करना और इनएक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरिया से जो भी डिसीज स्प्रेड होते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वायरस से अगर वाटर के थ्रू या तो फिर फूड के थ्रू जहाँ से भी डिसीज स्प्रेड होता है वायरल डिसीज को हमें कंट्रोल करना बहुत ही टफ है। इसलिए कई सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी है और वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पे वायरस को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है और कैसे इनएक्टिव करना है वो उस पर ज़्यादा अटेंशन करना ज़रूरी है। सो ये थे अलग अलग न्यूसेंस ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि कॉलीफॉर्म्स के अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो वाटरबॉर्न डिसीज कोज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने स्टडी किया 4.1 एंड 4.2। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है और कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट पार्ट के अपडेट के लिए, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी विद आर के। सो थैंक यू एवरीवन।